हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं सुप्रभ श्रीवास्तव और हम एच सी वर्मा का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव 1 लास्ट वीडियो में किया था, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव 2 करने से पहले। तो ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं करना। पहला क्वेश्चन है आपका कि डायमेंशंस ऑफ एम एल माइनस वन टी माइनस टू में करस्पॉन्ड टू, मतलब एम एल माइनस वन और टी माइनस टू जो डायमेंशन है इसमें से किसका होगा। ऑप्शंस आपके चार हैं। चार में से पहला ऑप्शन है वर्क डन बाई फोर्स, मतलब वर्क डन। और वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो ये इससे मैच तो कर नहीं रहा, इसका मतलब ये होगा नहीं। बी क्वेश्चन, बी पार्ट देखिए, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है पी इक्वल्स टू एम बी होता है। यहाँ से अगर आप निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला तो वो आएगा एम एल टी माइनस वन। ये मास है, ये वेलोसिटी है। इसका मतलब ये भी मैच नहीं कर रहा है इससे, इसलिए ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन कह रहा है प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए होता है। यहाँ से आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एम एल टी माइनस टू होता है और एरिया है तो एल स्क्वायर होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एल को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा और टी माइनस टू रहेगा ही रहेगा। ये इससे सॉल्व हो जाएगा पावर से वन से, तो वन माइनस टू माइनस वन होता है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया और ये इससे मैच कर रहा है एग्जैक्टली। तो ये आंसर जो है यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फार्मूला है कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला आप लगाओगे यही वाला, एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसको बोलेंगे। अब एनर्जी है तो ये कहीं ना कहीं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा और वॉल्यूम है तो इसका जो फॉर्मूला हुआ होगा वो एल क्यूब होगा, क्योंकि साइड का क्यूब होता है, मीटर क्यूब इसका यूनिट है, तो इसलिए एल क्यूब लिखोगे। यहाँ से सॉल्व करोगे तो फिर से आपका आंसर आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये फिर से सेम मैच कर रहा है क्वेश्चन से, तो इसका मतलब ये जो डी ऑप्शन है ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी और डी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है कि आपको चूज़ करना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है ध्यान से समझिए और बाद में करेक्ट बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। पहला इक्वेशन, पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। तो आप सोच सकते हो कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन का मतलब क्या है। ये एक्चुअली में आपको करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस बता, जो आपने डायमेंशनल एनालिसिस में जो आपने डायमेंशंस के यूजेस पढ़े होंगे उसमें आपको चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला बताया गया होगा। वहाँ से इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को उठाया गया है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप ध्यान से सुने कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, मतलब एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। अब जैसे मान लो कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन में से दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेता हूँ, ये क्या लगता है आपको, डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये आप चेक कर सकते हो, सब टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, अगर वो सेम आता है तो डायमेंशनली करेक्ट है और ये करेक्ट है फॉर्मूला। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कैसे। यहाँ पे इसका एल होगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी एल आएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको सॉल्व करोगे तो इसका भी एल आएगा। इसका मतलब सभी एल है तो डायमेंशनली करेक्ट है। मान लिया कि मेरे पास इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है तो ये करेक्ट हो सकता है, यस ये करेक्ट है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया आपका कि ये करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो सकती हैं। बी, ये करेक्ट ही तो है इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट सेकंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको स्टेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फॉर्मूले को। दूसरा है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, यस ये भी हो सकता है। कैसे, जैसे मान लो मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ को हटा दूँ ए टी स्क्वायर लिखूँ, तो क्या इसका डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, यस फिर से है।
इसका भी एल होगा, इसका एल होगा, इसका एल होगा। बस हाफ को तो हटाया है, हाफ के हटाने लगाने से डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये अभी भी डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट इक्वेशन है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका सही हो रहा है कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इनकरेक्ट हो सकती है, तो ये इनकरेक्ट ही तो लिखी गई है, जबकि डायमेंशनली करेक्ट है। इसका मतलब ये सही बोल रहा है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो गया। ए ऑप्शन भी सही बोल रहा था। अब सी ऑप्शन देखो क्या कहता है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो कैसे वो करेक्ट हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। या यहाँ पे कह रहा है कि मे बी, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है करेक्ट होने की। ठीक है, अब मान लो कि मैंने ही लिखा हुआ है डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये सॉरी ये तो करेक्ट है। मैं कोई से भी इक्वेशन लिख दूँ डायमेंशनली इनकरेक्ट, जैसे इसको हटा दूँ, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, एस इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये एस इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक करेक्ट इक्वेशन है? नहीं है ना, तो कैसे करेक्ट हो सकता है? इसका मतलब ये गलत कह रहा है, ये तो इनकरेक्ट है। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। सिंपल सी बात है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट ही इक्वेशन है। ठीक है, तो करेक्ट कहाँ से हो जाएगा? तो सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन देखो एक बार को। डी ऑप्शन कहता है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट। यस, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, यू लिखा हुआ है, टी को हटा दिया मैंने, तो ये इनकरेक्ट इक्वेशन ही तो आ रही है। इसका मतलब ये सही है। सी गलत हो गया तो डी सही हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट आ गया, बस उसमें सी में करेक्ट था, इसमें इनकरेक्ट है। इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो गया। ए और बी और डी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे सेकंड क्वेश्चन के। सिंपल सी बात है। अब कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो कैसे वो करेक्ट होगी? वो तो इनकरेक्ट हो सकती है ना। तो लास्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, ना कि सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। मतलब सारी क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। आप कोई सा भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी ले लो, जैसे आप वेलोसिटी ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, ठीक है, फोर्स ले लो, वर्क डन ले लो, ऐसे ही जितने भी हैं सभी ले लो, सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेस क्वांटिटीज़ के टर्म में। जैसे मान लो कि मैं वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, LT-1, तो ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये बेस क्वांटिटीज़ ही तो हैं, उनके रेस्पेक्ट में मैं, उनके टर्म में मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन है, इसका भी फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ LT-2, तो कहीं ना कहीं ये भी बेस क्वांटिटी में के टर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। फोर्स में फिर मैं लिख सकता हूँ, वर्क डन में लिख सकता हूँ, ऐसे ही जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सब में लिख सकता हूँ। इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरा सही होता हुआ दिख रहा है। बी ऑप्शन देखिए क्या कहता है। बी ऑप्शन कहता है बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज़। यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ आएगा, आप यहाँ पे कर लेना, इन टर्म्स ऑफ के बाद बेस क्वांटिटीज़ आएगा। ये यहाँ पे मिस प्रिंट है या फिर ये कह लो कि स्किप हो गया ये, तो इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ, यहाँ पे रेस्ट ऑफ भी आएगा, सॉरी यहाँ पे रेस्ट ऑफ भी आएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ के बाद रेस्ट ऑफ आएगा, फिर इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ बेस क्वांटिटीज़। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं बी ऑप्शन में ये कह रहा है कि मैं बेस क्वांटिटी को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जो बाकी के बेस क्वांटिटीज़ बनते हैं उन टर्म में। अब सिंपल सी बात है, मान लो कि मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक बेस क्वांटिटी, देखो बेस क्वांटिटी 7 हैं। कौन है? टाइम, आपका मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और
आपका लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, ये सब क्या हैं, ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। जैसे मान लो मैं टाइम को ही ले लेता हूँ, तो क्या टाइम एक बेस क्वांटिटी है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ बेस क्वांटिटीज़? कभी नहीं, क्योंकि सभी जो ज़ीरो हैं यहाँ पे, अगर t यहाँ पे 1 है तो इसके साथ जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं, m है, l है, t को छोड़ के सब ज़ीरो हैं, तो रिप्रेजेंट मैं कर ही नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया ये। सी ऑप्शन देखो कहता है कि डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज ज़ीरो। मतलब अगर मैं बेस क्वांटिटी की बात करूं, और मैं बात कर लेता हूं बेस क्वांटिटी की, बेस क्वांटिटी मतलब मैं कोई सी भी ले लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि डायमेंशन ले लेता हूं एक बेस क्वांटिटी का, बेस क्वांटिटी मान लेता हूं मैं आपकी बार लेंथ लेता हूं, इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। क्या मैं इसके डायमेंशन को, डायमेंशन इसके डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज ज़ीरो। अगर मान लो कि मैं इसमें और सारे बेस क्वांटिटीज़ को डालूं तो उनका डायमेंशन क्या होगा, तो सब ज़ीरो होंगे, m ज़ीरो है, l को छोड़ के सारे ज़ीरो लेने पड़ेंगे। आप टेम्परेचर ले लो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले लो, मोल ले लो मतलब, या फिर वही है करंट ले लो, एम्पियर ए मतलब वही इलेक्ट्रिक करंट ले लो, ठीक है, कैंडल ले लो, तो सभी की जो यूनिट, सभी के ऊपर डायमेंशन जो है ज़ीरो होगा। मतलब एक बेस क्वांटिटी में उसके अलावा जितनी भी अदर बेस क्वांटिटी होती हैं उन सब का डायमेंशन ज़ीरो होता है। ये सिंपल बात है, सही बात है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। मतलब ये तो देखो कि डायमेंशन अगर मेरे को मान लो किसी बेस क्वांटिटी का मान लो एल का ले रहा हूँ मैं, तो इस में जितने भी बेस क्वांटिटीज़ हैं 7 हैं, तो सातों का डायमेंशन ज़ीरो ही तो होगा, क्योंकि एल ही तो है लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसलिए सही हो गया ये। डी ऑप्शन देखो क्या कहता है, डी ऑप्शन जो है वो ये कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ ए डेराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर ज़ीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। मतलब डेराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन जो है किसी एक बेस क्वांटिटी में ज़ीरो नहीं हो सकता है, ये गलत है। क्यों? जैसे मान लो कि मैं एक डेराइव्ड क्वांटिटी वेलोसिटी लेता हूँ, इसका डायमेंशनल फार्मूला LT-1 है, लेकिन यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ और भी तो हो सकती हैं, इनका डायमेंशन ज़ीरो है, और भी बेस क्वांटिटीज़ इनका सबका ज़ीरो होगा, 7 हैं, 7 में से बस 2 का ही तो अपना एक डायमेंशन होगा, बाकी और जितनी क्वांटिटीज़ हैं सबका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो नेवर ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता, ये तो ज़ीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, ठीक है, समझ गए। मतलब डेराइव्ड क्वांटिटी के अंदर जो डायमेंशन है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है इन एनी बेस क्वांटिटी, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे बेस क्वांटिटी और भी हैं, इनका डायमेंशन ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सबके डायमेंशंस हैं। बेस क्वांटिटीज़ में लिमिटेड चीज़ों की डायमेंशंस आपको मिलेंगी और बाकी तो ज़ीरो ही रहते हैं। आप फोर्स का ले लो, आप किसी का भी ले लो, तो सबका जो है नहीं निकलता डायमेंशन, कुछ बेस क्वांटिटीज़ का ज़ीरो भी होता है। तो नेवर ज़ीरो का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए गलत हो गया। इसलिए केवल केवल ऑप्शन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ए, बी और सी, इसमें ये 3 करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 3 करेक्ट हो जाएंगे ना, आपका 3 करेक्ट ए, बी और सी हो जाएंगे, ठीक है।